आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक और नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम बेसिकली देखा जाए तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, आर.एस. अग्रवाल में ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, बार ग्राफ, मीन, मीडियन, मोड, ये सब का सब कुछ आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगा। वो चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, जो कि एनसीईआरटी में है। ठीक है, देखिए डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर का नाम है ना, वो एनसीईआरटी में है, और उसी डाटा हैंडलिंग में आपको मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ और प्रोबेबिलिटी ये सब कुछ उसी में है। ठीक है, लेकिन यदि इसको अलग अलग करके आप देखेंगे तो आर.एस. अग्रवाल में मीन, मीडियन और मोड इन तीनों के लिए एक चैप्टर है, बार ग्राफ के लिए अलग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी के लिए अलग चैप्टर है। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है ना। तो टॉपिक का नाम आज हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो समझेंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी देख लेंगे, और ये भी देखेंगे कि आखिर इसमें कोई फॉर्मूला है कि नहीं, है ना, या फिर फॉर्मूला यदि है तो कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये भी हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हम लोग इसी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी ही होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं क्या होता है और आराम से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ना हम लोग हिंदी में प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं मालूम है? संभावना। क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में, प्रोबेबिलिटी को। और कभी कभी हम लोग इसी चीज को, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस भी होता है। क्या होता है? चांस। चांस बोलो इंग्लिश में या फिर संभावना बोलो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, प्रोबेबली भी एक वर्ड है, प्रोबेबली, उसका भी मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ही होता है। ठीक है, मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी जो हमारा ये टॉपिक है इसका मतलब होता है संभावना, चांस। लेकिन समझ में सर नहीं आ रहा है क्या बात हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि हो सकता है कि आज बरसात हो, कहते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए यदि बादल पूरा आसमान में घेरे हुए है, पूरा घना बादल है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हो सकता है क्या बारिश होगा। लेकिन कभी कभी हमारा ये जो अनुमान है, ये जो संभावना है, अनुमान लगाना कि आज बारिश होगा, कभी कभी सही भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा घना बादल है और हम लोग कह रहे हैं कि बारिश आज होगा, तो कभी कभी हो भी जाता है ना। लेकिन कभी कभी घना बादल होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कभी कभी हम लोगों का जो संभावना है, हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, कभी कभी सही भी हो जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको सुबह कहा कि बेटा आज हम चलेंगे अपने नानी के घर। ठीक है, तो क्या चांस है कि आपकी मम्मी आपको नानी के घर लेकर ही जाएगी? हो सकता है कि वो प्लान भी कैंसिल कर दे अपना, है कि नहीं? उन्होंने कहा तो दिया कि हम आज नानी के घर चलेंगे, लेकिन क्या ये 100% श्योर है कि चल ही जाएंगे? नहीं, हो सकता है कि मम्मी को कोई दूसरा काम याद आ जाए, या फिर हो सकता है उनको कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वो ना जा पाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा कोई भी किसी भी चीज को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी पूरा भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, इसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म में। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? नंबर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज बरसात होगा, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो बरसात होगा या तो बरसात नहीं होगा। ये हम कह तो दिए, लेकिन इसी चीज को हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में कर सकते हैं? नंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि नंबर के थ्रू हम बता सकते हैं कि आज बरसात होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग अपने जो चैप्टर, हमारा जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और किसी चीज का होने का संभावना या फिर ना होने का संभावना जो है ना, उसको हम लोग केवल बोल के नहीं बल्कि एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अरे भाई हाँ, इतना वैल्यू आया मतलब कि बरसात आज होगा, इतना वैल्यू आया मतलब कि बरसात नहीं होगा। इस प्रकार से बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने आपको कहा कि क्लास जो है ना संडे को भी रहेगा। हमने कहा तो दिया कि क्लास संडे को रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि क्लास संडे को हो ही जाएगा?
हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाएं, क्लास नहीं हो पाए। हो सकता है कि सपोज मान लीजिए कि हो सकता है हमको किसी का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना हो, तो क्लास नहीं हो पाएगा। मतलब हमने कह तो दिया कि संडे को भी क्लास होगा, लेकिन क्या 100% श्योर हैं हम कि संडे को क्लास हो ही जाएगा? नहीं, हो सकता है हमको कोई नया काम याद आ जाए कि अरे भाई ये काम करना था हमको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको वो काम करना पड़ सकता है। तो ये जो संभावना है कोई चीज होना ना होना, इसी चीज को हम लोग किस फॉर्म में लिखने वाले हैं? नंबर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। और नंबर को देख के हम पता करेंगे कि कोई काम मेरा होगा 100% कि नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग इसको लिखने वाले हैं। संभावना को, कोई चीज होगा कि नहीं होगा, ये तो कहने का हम लोग केवल कह देते हैं ना, लेकिन हम लोग किसी चीज को होने का और ना होने का जो संभावना है, जो चांस है, उसको हम लोग नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। हाँ, जैसे लूडो वाला केस भी लेंगे हम लोग, सिक्का वाला भी केस लेंगे, डाइस वाला भी केस लेंगे, है ना, हर एक चीज का हम लोग यहाँ पे केस लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर बड़ा ही एकदम मजेदार चीज है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें एक और चीज जो हमको इसमें बताना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, हाँ एक और चीज, प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी में हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, चाहे अभी आप क्लास 7 में हैं, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, जब तक जिंदगी में आप मैथ पढ़ेंगे, जब तक जिंदगी में आप मैथ पढ़ेंगे और उसमें यदि आप प्रोबेबिलिटी खास करके पढ़ेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा, जो आप सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल कैसे इसमें सॉल्व होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन जो भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे उसका हमेशा आंसर जो है ना, हमेशा उसका आंसर जो प्रोबेबिलिटी का होगा किसी भी क्वेश्चन का, वो 0 और 1 के बीच में ही उसका आंसर आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यही इसका सबसे बड़ा खूबी है। अब ये 0 क्या है, 1 क्या है, अभी बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान के चलिए कि जिंदगी में जब तक आप प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा मैथ में, है ना, और प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा किसी प्रकार के क्वेश्चन का, हम लोग अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे अगले वाले क्लास में, फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले इंट्रोडक्शन ही दे दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी सवाल आप बनाएंगे और जितने भी सवाल के आंसर आएंगे ना, वो आप हमेशा गौर कीजिएगा कि वो आंसर 0 और 1 के बीच का ही होगा, या फिर उसका जो आंसर होगा वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है पूरा पूरा, या फिर 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 0.9 तक, या फिर कभी कभी इसका आंसर 1 भी आ जाएगा, लेकिन 1 से कभी भी 1.1 या फिर 1.2 या फिर 2, 3, 4 ऐसा कभी आंसर नहीं आएगा। यही इस प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा खासियत है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 0 और 1 क्या है, इसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए 0 और 1 ना बड़ा अच्छा सा चीज है, हालांकि आपके क्लास में जो आप क्लास 7 में है उसमें 0 और 1 का महत्व नहीं बताया गया है, इंपॉर्टेंस क्या है नहीं बताया गया है, यहाँ पे 0 किस चीज के लिए है, 1 किस चीज के लिए है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको सीखें, 0 क्या है और 1 क्या है। देखिए 0 का मतलब होता है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में खास करके, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 0 का खास करके मतलब ये होता है कि कोई चीज बिल्कुल होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा ही नहीं। मतलब सपोज कीजिए कि आज, हाँ एकदम 0% चांस है, जैसे मान लीजिए कि आज बहुत भयंकर रूप से बादल था, ठीक है, आसमान में पूरा काला बादल छाया हुआ था, हमको लगा कि बारिश होगा, लेकिन बारिश नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा संभावना था वो तो पूरा का पूरा गलत हो गया। देखो एक होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि घना बादल है तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश होगा, मेरा ये मानना है कि आज बारिश होगा, ठीक है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो जो मेरा संभावना था, जो मेरा चांस था, क्या वो फुलफिल हो पाया? नहीं हो पाया। तो इस मायने में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ, मतलब कि मेरा जो चांस था, जो मेरा संभावना था बारिश होने का, वो बिल्कुल 0 हो गया। तो मैथ में जब कोई भी चीज पूरी तरीके से होता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में आप सोचे और वो बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि उसका चांस कितना था? 0% था। 0 का मतलब ही होता है किसी चीज का ना होना, सिंपल बात, ठीक है। और 1 का मतलब होता है हो जाना।
जैसे आपने कहा कि घना बादल आसमान में है और आज बारिश होगा, और बारिश हो गया, इसका मतलब कि आपका जो अनुमान था, जो आपका संभावना था बारिश होने का, जो आपने सोचा था, वो बिल्कुल सही हो गया। तो 0 का मतलब होता है बिल्कुल भी किसी चीज का बिल्कुल नहीं होना, और 1 का मतलब होता है वो चीज हो जाना। जैसे मान लीजिए आज सपोज कीजिए कि हम संडे को क्लास रखने वाले हैं, आज है वेडनेसडे, हाँ आज वेडनेसडे, और अगले संडे को हम क्लास रखेंगे, ठीक है, लेकिन हमको कोई काम याद आ गया, तो क्लास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस संभावना को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या वैल्यू देंगे? 0 दे देंगे कि भाई आज क्लास हुआ ही नहीं, मतलब कि हो ही नहीं पाया। सर जैसे हम सोच रहे हो उसका आधा ही हो, पूरा ना हो तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आपका सवाल यह है कि सर कोई चीज हम सोचे और वो पूरा भी ना हो और बिल्कुल भी ना हो, उसका आधा हो जाए, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी में इस चीज को नहीं माना जाता है। बेसिकली हम आपको यहाँ पे एक चीज बता ही देते हैं। जैसे आप बोले संडे को क्लास होगा तो आधा घंटा पढ़ाया थे। नहीं, देखिए आधा घंटा यदि हम पढ़ा, जैसे आपका कहना यह है कि हम संडे को क्लास रखें, ठीक है, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ाए, आधा ही घंटा पढ़ाए, तो इसमें भी माना जाएगा कि आपने क्लास किया, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मैथ में जब कोई चीज बिल्कुल भी ना हो, जिसके बारे में आपने सोचा था वो बिल्कुल भी ना हो, तो उसका वैल्यू हम देंगे 1, और जो चीज आपने सोचा था वो हो गया, थोड़ा ही सही सही लेकिन हो गया, तो उसको वैल्यू देंगे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ गया? तो ये हो गया बिल्कुल नो के लिए, और ये हो गया यस के लिए। यही चीज आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में। तो इतना ही हमारा आसान होने वाला है चैप्टर, बड़ा आसान है, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब ना 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी में खास करके, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको लगता नहीं है कि आज सवाल हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन तो ले लें, है ना। चलिए देखिए जरा ध्यान से कि वो पहला इंपॉर्टेंट टर्म आपका कौन सा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आपका इसमें है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब क्या हुआ, समझते हैं एक बार, जरा ध्यान से देखिए इसको। डेफिनेशन बिल्कुल आपके बुक में लिखा हुआ है, लंबा तगड़ा सा, हम उतना बड़ा लिखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैथ डेफिनेशन पे नहीं बेस्ड है, वो फैक्ट पे बेस्ड है ना, उसको समझना पड़ता है। लिखा हुआ है प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब क्या हुआ, आउटकम्स का मतलब यहाँ पे हम एक बार बता देना चाहते हैं आपको, आउटकम्स का मतलब होता है क्या, रिजल्ट। क्या होता है आउटकम्स का मतलब? रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये समझने वाली चीज है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को परफॉर्म करना, अभी एग्जांपल देंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज को परफॉर्म करना और उसका कुछ रिजल्ट आ जाना, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे अब इसका बड़ा ही मशहूर सब एग्जांपल है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे एक एक करके। सबसे पहला हमारा है इसमें थ्रोइंग अ कॉइन। जैसे यदि आप एक सिक्का को फेंकेंगे, यानी कि मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का का, आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, उसको यदि आप फेंकेंगे यानी कि टॉस करेंगे, तो बताइए उस सिक्के का क्या रिजल्ट आ सकता है। उस सिक्के में क्या क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है ना। तो जब आप उस सिक्का को उछालेंगे या फिर फेंकेंगे, टॉस करेंगे, तो आपको मालूम है कि उस सिक्के से 2 ही चीज निकल सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? जब किसी चीज को आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो उसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब कि रिजल्ट। तो जिस चीज को आप परफॉर्म करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक वेल डिफाइंड, मतलब कि एकदम बढ़िया सा रिजल्ट वो आपको देगा। यदि आप एक टॉयस
यानी कि कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं तो आपको मालूम है या तो हेड देगा या तो टेल देगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे या फिर फेंकेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेड या फिर टेल मिलेगा। हाँ, एग्जाम में यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो दो ही बात है, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, है ना। तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट, बस, और इसमें कुछ भी बात नहीं है। तो इसमें हमारा जब हम लोग एक सिक्का को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। H4 यहाँ पे किसके लिए, हेड के लिए, और T टेल के लिए, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम चल गया कि भाई जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो वेल डिफाइंड आउटकम्स दो ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सिक्का को उछालना, हेड और टेल आना, इसी को क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, ऑल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स का मतलब, पॉसिबल आउटकम्स का मतलब कि क्या क्या आ सकता है, तो वो आपका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो इसको ना ब्रैकेट में मत लिखो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा भी एग्जांपल हमारे पास है, जब हम लोग दो सिक्का एक साथ उछालेंगे, दो सिक्का एक साथ उछालेंगे, थ्रोइंग थ्रोइंग टू कॉइन्स। अब जब हम दो सिक्का एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा, अब समझिएगा ध्यान से। जब हम एक सिक्का उछालते थे तो या तो हेड आता था या तो टेल आता था, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, दो ही हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम दो सिक्का एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, है ना। उसमें आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या आपका आ सकता है मालूम है। जब दो सिक्का को आप एक साथ उछालेंगे तो आपका रिजल्ट या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फिर एक में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। तो ये आपका पॉसिबल आउटकम्स है, ये चार आउटकम्स आपको देखने को मिलेगा। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और बच जाता है, वो कौन सा है, आपके माइंड में आ गया होगा, डाइस। जब हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो तो अब फोन में भी खेला जाने लगा है ना, वो आ चुका है उसके लिए ऐप, लेकिन वो उसका बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी आप देखेंगे तो 1 से 6 तक ही आता है ना। और जब हम लोग अपने बचपन में वो ऐसे ऐसे करके खेलते थे तो उसमें भी वही था, तो उसमें लेकिन मजा अलग था, है ना, उसमें अच्छा लगता था। तो यहाँ पे हम लोग जब क्या करेंगे, थ्रोइंग अ डाइस, जब हम लोग एक डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकता है। डाइस मतलब वही लूडो वाला जो स्क्वायर कलर का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, जिसमें 1 से 6 तक गिनती लिखा हुआ रहता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो क्या क्या आ सकता है जरा बताइए। तो जब एक बार हम लोग उस स्क्वायर के डाइस को, जो लूडो वाला जो होता है, उसको जब हम एक बार फेंकेंगे या फिर उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो आपका 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या फिर 6 आएगा। यही तो आएगा ना, क्या 7 आ सकता है कभी, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या देख रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट को समझ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट बेसिकली यदि एक लाइन में बताना हो तो हम ऐसे बताएंगे कि जब किसी भी चीज को आप परफॉर्म करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को आप करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। या फिर आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं मतलब कि कोई काम कर रहे हैं ना, किसी चीज को आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि एग्जाम देने जाएंगे पढ़ के तो या तो आप फेल होंगे या तो पास होंगे, दो ही चीज हो सकता है ना। तो वही चीज है,
जब किसी चीज को आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा उसी चीज को, यानी कि उस चीज को करना और उसका रिजल्ट निकलना, ठीक है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। बस इतना ही चीज है हमारा एक्सपेरिमेंट में। अब कोई डाउट नहीं इसमें होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आपको समझ लेना चाहिए, वो इवेंट है। इवेंट, इवेंट क्या होता है देखिए ध्यान से। इसमें ना सबसे पहले वाले एग्जांपल में देखिए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आपके पास? 2 है। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 6। तो इसमें ना हर एक आउटकम्स को हम लोग कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट। जैसे इसमें हमारे पास 2 आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है, तो ये भी हमारा एक इवेंट हो गया और ये भी हमारा एक इवेंट हो गया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2 है। तो इवेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिए दूसरे नंबर में। इवेंट, उसमें 2 एच है तो एक एच को एक इवेंट बोलेंगे। इसको ऐसे बोला जाता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने हो गए इवेंट वाले? 4। मतलब कि एक बार में कितना आया वो चीज इसमें कहा जाता है, ठीक है, वही चीज है। तो इवेंट क्या है एक बार उसको भी देख लीजिए। इवेंट को यदि हम लिखना चाहें तो each outcome is called an event। मतलब कि हर एक आउटकम को हम लोग क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि जब हम एक सिक्का को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। जब 2 सिक्का को एक साथ कर रहे हैं तो या तो दोनों में हेड या तो दोनों में टेल, या फिर एक में हेड दूसरे में टेल, या फिर एक में टेल दूसरे में हेड, यही आ रहा है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक आउटकम हमारा ये है, एक आउटकम ये है कि नहीं? यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें कितने आपके? 2 है। तो इसमें ये हमारा हेड भी इवेंट कहलाएगा, टेल भी इवेंट कहलाएगा, ये वाला भी इवेंट कहलाएगा, ये भी इवेंट, ये भी इवेंट, ये भी इवेंट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी इवेंट कहलाएगा। तो जितने भी आउटकम्स आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। तो हर एक आउटकम इवेंट कहलाता है। तो ये हेड भी अपने आप में क्या है? इवेंट है। टेल भी अपने आप में क्या है? एक इवेंट है, ठीक है। ये हमारा होता है इवेंट। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था केवल, ये होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए इसका ना पहले छोटा सा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। all possible outcomes are known। all possible outcomes are known but the exact outcome all possible outcomes are known but the exact outcome cannot be predicted in advance। यही हमारा कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब समझिए ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ये क्या कह रहा है इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। देखिए बहुत सारे बच्चों को ना एक्सपेरिमेंट में और रैंडम एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है ना, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
सबसे पहला बात, एक्सपेरिमेंट हमारा सिंपली ये कहता है कि भाई यदि आप किसी भी काम को करेंगे तो कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। बस इतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट में है, और एग्जांपल आपके पास ये 3 है, ठीक है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी चीज को परफॉर्म करते हैं और उसका जो रिजल्ट है ना, टोटल आउटकम जो है वो हमको मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं मालूम है। जैसे एग्जांपल देंगे इसका, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में, सपोज कीजिए कि एक सिक्का है, हम उसको टॉस कर रहे हैं, समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। यदि मेरे हाथ में, समझिए जब आराम से, ठीक है, यदि मेरे हाथ में एक सिक्का है तो हमको मालूम है कि भाई यदि ये सिक्का है तो इसमें हेड भी है और टेल भी है। तो बताइए यदि एक सिक्का है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2, और दोनों हमको मालूम है क्या है, या तो हो एक हेड है और एक टेल है। मतलब कि आपके पास एक सिक्का है और उस सिक्का क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो भी आपको मालूम है। आपके हाथ में यदि सिक्का है तो आपको मालूम है भाई इसमें हेड है और टेल है, लेकिन यदि हम उसको टॉस करेंगे तो क्या आपको ये मालूम है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, ये मालूम है क्या? नहीं, कुछ भी आ सकता है। जब आपको पूरा पॉसिबल आउटकम मालूम हो लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा उसको टॉस करने के बाद, ये आपको मालूम नहीं है। इसी चीज को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब पूछिए। आंसर आएगा 50 और 100, लेकिन मालूम नहीं है कौन आएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, आप सपोज कर लो मैथ का ही, आपने मैथ का एग्जाम दिया, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरा जो है ना मैथ में 99 और 100 आ सकता है, 99 आ सकता है या फिर 100 आ सकता है, तो ये आपका 2 क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम हो गया। लेकिन आप श्योर हैं क्या कि 99 ही आएगा या फिर 100 ही आएगा? आप श्योर तो नहीं है। इसी चीज को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब एक लाइन में यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना हो तो ऐसे करेंगे, जब हम किसी भी चीज को करेंगे, किसी भी चीज को परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या क्या है हमको मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा वो हमको मालूम नहीं है। जैसे आपके पास वही सिक्का वाला केस, यदि आप सिक्का उछालेंगे तो आपको मालूम है भाई कि इसमें हेड भी होता है टेल भी होता है, यानी कि इसका जो पॉसिबल आउटकम है वो आपको मालूम है हेड और टेल है। लेकिन जब आप सिक्का को उछालेंगे तो ये तो आपको मालूम नहीं है ना कि हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा सामने, ये तो नहीं है। बात समझ में आया अब? तो ये होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मालूम है लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास वही नहीं मालूम है, तो वो कहते हैं हम लोग उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसमें ना एक यहाँ पे हम एक किस्सा याद दिलाना चाहेंगे आपको। आप शोले मूवी देखे हैं? शोले नहीं देखे हैं? अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन है और उसमें धर्मेंद्र जी हैं। शोले नहीं देखे हैं? कोई बात नहीं, बड़ा मशहूर मूवी है, कभी देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। शोले में क्या होता है ना, अमिताभ बच्चन जी अपने पास एक सिक्का रखते हैं, ठीक है। अपने बहुत सारे बच्चे आप में से यदि कोई देखे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शोले मूवी में बेसिकली होता है क्या ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी के बीच में जब कोई डिसीजन लेना होता है ना तो अमिताभ बच्चन जी टॉस करते हैं, जो जीत गया वो जीत गया, ठीक है, उसको वो काम नहीं करना पड़ेगा, जो हार गया उसको वो काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से उसमें होता है। तो इसमें ना बेसिकली अमिताभ बच्चन जी के पास ऐसा सिक्का होता है जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग नॉर्मल सिक्का देखेंगे आज के जमाने में तो एक के तरफ टेल होता है और एक तरफ हेड होता है, लेकिन उसके पास ऐसा सिक्का होता है जिसमें कि एक ही चीज होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी वो टॉस करते हैं वो जीत जाते हैं, है ना। तो बताइए अब जरा ध्यान से कि यहां पे अमिताभ बच्चन जी को उस मूवी में एक्सपेरिमेंट का पूरा आउटकम भी मालूम है, और उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा वो भी उसको मालूम है। मतलब कि उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट वो गलत वहां पे प्रूफ कर दे रहे हैं। हालांकि यहां पे क्या लिखा हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स मालूम है कि हेड और टेल 2 ही आ सकता है ना, लेकिन आप ये तो नहीं बता सकते ना कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। लेकिन उस मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने रैंडम एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर दिया है।
वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे बस मेरा बस चलेगा, मतलब कि इसका पॉसिबल आउटकम भी हमको मालूम है और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो भी हमको मालूम है, तो उसमें हर बार वो जीत जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ होता है। खैर वो मूवी का बात हो गया, लेकिन कभी मौका मिले तो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है मालूम हो गया, कोई डाउट नहीं अब इसमें। चलिए, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद एक नया टर्म है, वो है आपका ट्रायल। चौथा में है आपका ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज ना यहाँ पे आप लिख लीजिए, ट्रायल बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या होता है बताते हैं। देखिए, ट्रायल को ही हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, बस और कुछ नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे वो तो आपको मालूम यहाँ पे चल गया, लेकिन ट्रायल का मतलब भी होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए यदि कहीं पे आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे आपको, कहीं पे यदि ये शब्द मिल जाता है आपको, ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, ये केवल बाई अ ट्रायल, बाई अ ट्रायल यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है तो समझ जाइएगा कि वो बात किसका कर रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का कर रहा है। ठीक है, बस यही होता है हमारा ट्रायल का मतलब। तो ट्रायल कुछ नहीं था, ट्रायल का मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है बाय अ ट्रायल मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बाय अ ट्रायल लिखा हुआ आपको कहीं पे मिल जाए, या फिर सिंपली ट्रायल मिल जाए, या फिर कहीं पे रैंडम एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाए, समझ जाइएगा कि वो एक ही बात कर रहा है। ठीक है, बस यही चीज था हमारा। तो ये हमारा 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से फोटो खींच के अपने कॉपी में इसको मेंशन कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा काम में आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया इसका सवाल बनाने का सिलसिला, है ना। तो सवाल हम लोग इसको कैसे बनाना है वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सीखेंगे। और मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस चैप्टर में, पूरा समझ में आ गया क्या होता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग संभावना देखते हैं, किसी भी चीजों को होने का संभावना, चांस देखते हैं, और उस संभावना वो या फिर उस चांस को हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल में लिख देते हैं, नंबर के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम है 0 मतलब कुछ नहीं होगा, होना ही नहीं है कुछ, यानी कि आपका संभावना जो था वो गलत साबित हो जाएगा। और 1 का मतलब एकदम श्योर है, होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, 0 के बारे में इम्पॉसिबल। 0 मतलब इम्पॉसिबल, वो कभी होगा ही नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद 1 का मतलब होता है पॉसिबल या फिर श्योर, पॉसिबल या फिर श्योर। श्योर का मतलब हाँ होना ही होना है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि आदमी जो है ना ऐसे ऐसे अपने हाथ को करेगा तो उड़ने लगेगा, क्या यह कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब उसका क्या है, इम्पॉसिबल है वो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। लेकिन कोई कह दे कि आदमी जब एरोप्लेन में बैठता है ना तो एरोप्लेन उड़ता है, मतलब कि जब एरोप्लेन चलाएगा तब, ऐसा नहीं कि बैठ गया और अपने से उड़ने लगेगा, ऐसा नहीं। मतलब ये हो गया कि एरोप्लेन पे जब आदमी बैठता है तभी एरोप्लेन को पायलट अपना चलाता है। तो ये सही बात है, उसका प्रोबेबिलिटी है कितना, 1, यानी कि वो श्योर है कि एरोप्लेन उड़ेगा ही उड़ेगा, है ना। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि कुछ नंबर वाले इसमें सवाल हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे बनता है वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देखेंगे। आज तो बहुत लेट हो गया। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।